फ्रेंड्स, धून ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना पैंडेमिक की वजह से जो ऑफलाइन क्लासें हम नहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके आपको आपकी पढ़ाई का लॉस नहीं हो और धीरे धीरे हम आपको कुछ ना कुछ प्रोवाइड करवाते रहें मटेरियल, जिससे आप घर पर स्टडी बनाए रखें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। मैं हूं देव यादव। आज स्टार्ट करेंगे, हिंदी मीडियम का सेकंड पार्ट है और मैं सजेस्ट करूंगा कि जिसने पहला पार्ट नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ पहले उस पार्ट पर जाएं, उस पार्ट को कवर करें। पहला जो पार्ट है उसमें 6 या 7 मिनट में मैंने 4 टॉपिक करवा दिए थे, तो आप वहाँ पर जाएँ, उसको रिकवर करें। उसके बाद में हम आज की क्लास स्टार्ट करें और आप आज आगे से देखें। तो पहला बात है कि जो पहली क्लास थी, हमने पहली क्लास के अंदर हमने जनरल इंट्रोडक्शन था वो हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी हमारी रासायनिक बलगतिकी का जो पार्ट था उसमें हमने डेफिनेशन को कवर कर दिया था। उसके बाद में अभिक्रिया वेग को हमने कवर कर दिया था। अभिक्रिया वेग के बाद में औसत वेग क्या चीज़ है वो मैंने कवर कर दिया था, और तात्क्षणिक वेग क्या है ये मैंने कवर कर दिया था। तो वो पार्ट मैंने पहले वाली वीडियो में कवर कर दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के टॉपिक देखने के लिए अंत तक आप मेरे साथ में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला आपका टॉपिक है आज का अभिक्रिया वेग एवं स्टोइकियोमेट्रिक संबंध। पहला टॉपिक है आपका अभिक्रिया वेग एवं स्टोइकियोमेट्रिक संबंध। तो बात करते हैं अभिक्रिया वेग की। तो अभिक्रिया वेग फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्क्राइब कर दिया कि अभिक्रिया वेग क्या है। अभिक्रिया वेग क्या है आपका कि सांद्रता में समय के साथ जो परिवर्तन है उसको बोलते हैं हम अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का जो वेग है, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन ये होगी कि जो चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उसकी समय के साथ में जो सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है उस चीज को बोलते हैं अभिक्रिया का वेग। आज हमको जो सीखना है कि जो अभिक्रिया का वेग है उसका स्टोइकियोमेट्री के साथ क्या संबंध है। स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये है कि जैसे मैं जनरल समीकरण मेरे पास में है कि a प्लस बी मेरे अभिकारक हैं, a प्लस बी से मेरे उत्पाद बन रहे हैं c प्लस डी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपका जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है और यहाँ पर भी आपका 1 है। तो इस समीकरण में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके लिए मैं अभिक्रिया का वेग लिखूंगा, तो ये हमने देख लिया था तात्क्षणिक वेग से। तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, ये अभिकारक है तो माइनस का साइन है, बाकी इसको पढ़ेंगे डी ओवर डी टी। ए की सांद्रता में परिवर्तन बराबर, ये भी अभिकारक है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस डी ओवर डी टी। बी की सांद्रता में परिवर्तन, ये जो आपका उत्पाद है तो यहाँ पर आएगा आपका प्लस डी ओवर डी टी। सी की सांद्रता में परिवर्तन बराबर प्लस डी ओवर डी टी, डी की सांद्रता में परिवर्तन। देखो इसके अंदर अभिक्रिया जो वेग लिखा हुआ है इसके अंदर सबके गुणांक 1 है, सबके गुणांक एक है। इस वजह से इस जनरल समीकरण में हम स्टोइकियोमेट्रिक संबंध अभिक्रिया वेग के साथ में नहीं दर्शा पाएंगे। परंतु अगर मेरे पास में कोई दूसरे टाइप की अभिक्रिया, जैसे अभिक्रिया है मेरे पास में 2a से बन रहा है आपका c प्लस डी, तो हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर देखो जो आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर 1, यानी अब जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उसका रोल आना स्टार्ट होगा। तो अब मैं अभिक्रिया का वेग लिखूंगा, तो अब अगर मैं अभिक्रिया का वेग लिखूंगा तो ये जो आपके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो आपके आएंगे भाग में, ये जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो आपका आएगा डिवाइड में या भाग में। तो इसका अभिक्रिया वेग अगर मैं परिभाषित करूं तो मैं लिखूंगा -1/2 डी ओवर डी टी। बी की सांद्रता में परिवर्तन इक्वल्स टू ये उत्पाद है तो प्लस डी ओवर डी टी। सी की सांद्रता में परिवर्तन बराबर डी ओवर डी टी, डी की सांद्रता में परिवर्तन। ये हमारे जनरल एग्जाम्पल है। अगर मैं रियल एग्जाम्पल लूं तो रियल एग्जाम्पल की जैसे मैं बात करूं तो हमारे पास में N2 + 3H2 से बन रहा है आपका 2NH3, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन से जो अमोनिया बन रहा है। ये जो रिएक्शन है आपकी पी ब्लॉक वाले चैप्टर में दोबारा रिपीट होगी। अमोनिया बनाने की हैबर प्रोसेस है, तो उस टाइम फर्दर स्टडी करेंगे इसकी। फिलहाल अभिक्रिया वेग वाला टॉपिक है, तो अभिक्रिया वेग इसके लिए क्या लिखा जाएगा, माइनस डी ओवर डी टी। N2 की सांद्रता में परिवर्तन बराबर, ये भी आपका अभिकारक है, -1/3 डी ओवर डी टी। H2 की सांद्रता में परिवर्तन इक्वल्स टू प्लस ये उत्पाद है आपका प्लस 1/2 डी ओवर डी टी, अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन। तो हमने पहली चीज ये सीख ली है कि अभिक्रिया वेग क्या चीज होता है, और दूसरी चीज है कि स्टोइकियोमेट्रिक संबंध उसके साथ में किस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि अगर मेरे पास में कोई भी अभिक्रिया दी हो तो उस अभिक्रिया के हिसाब से मैं अभिक्रिया वेग लिख सकता हूं। अब चलिए दूसरा टॉपिक है आपका अभिक्रिया वेग एवं वेग नियतांक। दूसरा टॉपिक है आपका अभिक्रिया वेग एवं वेग नियतांक। तो फिर जैसे हम पूरी हेडिंग को देखें तो पूरी हेडिंग में से मैं आधे पार्ट को फिर कवर करता हूं। तो आधे पार्ट को मैं कवर कर चुका हूं अभिक्रिया वेग। अभिक्रिया वेग की डेफिनेशन मैं समझा चुका हूं। अभिक्रिया वेग लिखने का जो तरीका है गणितीय रूप है, वो गणितीय रूप भी मैंने समझा दिया कि गणितीय रूप में किस तरह से इसको लिखा जाता है। नया वर्ड मेरे देखो, जो नया वर्ड है वो नया वर्ड है मेरे लिए वेग नियतांक। देखो वेग नियतांक का मतलब ये है
कोई भी चीज मेरे पास नियतांक है, नियतांक को मेरे को परिभाषित करना है, वेग अभिक्रिया वेग के संबंध में मेरे को वेग नियतांक को परिभाषित करना है। तो पहली चीज मेरे पास में क्या होगा कि वेग नियतांक है, तो वेग नियतांक तब आएगा, कोई भी नियतांक तब आएगा जब कोई समानुपाती का आपका जो निशान है वो हटेगा। अगर आप समानुपाती का निशान हटेगा तो कोई ना कोई वेग नियतांक आएगा। यानी हमको ऐसा नियम पढ़ना है जिसके अंदर अभिकारक का वेग इंक्लूड हो और कौन सा साइन आता हो आपका समानुपाती का। तो चलो देखते हैं रूल। तो रूल है आपका द्रव्य क्रियानुपाती का नियम, क्लास 11th जो आपका रासायनिक साम्य वाला चैप्टर है उसके अंदर ये वाला द्रव्य क्रियानुपाती का नियम 11th क्लास में आ चुका है। अब हम इसका यूज देखेंगे कि इसका यूज हमें अभिक्रिया वेग में किस तरह से करना है। तो द्रव्य क्रियानुपाती का नियम देखो, अगर मेरे को डेफिनेशन याद करनी है और मेरा टॉपिक क्लियर है तो मैं इसको आराम से समझा सकता हूं। अभिक्रिया वेग यानी जो आपका एक स्टेप तो अभिक्रिया का वेग आएगा, दूसरा नियतांक आएगा, तो मैं समानुपाती का निशान हटाऊंगा तो कोई ना कोई नियतांक आएगा। तो मेरी जो डेफिनेशन होगी वो डेफिनेशन क्या होगी कि जब मैं कभी भी अभिक्रिया का वेग लिखूंगा तो जो अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होगा। अभिकारक के लिए डिफाइन करूंगा मैं सिर्फ, जो अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होगा अभिकारक के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, मैंने क्या कहा, वेग नियतांक सेम अगर मेरे को कोई द्रव्य क्रियानुपाती नियम को परिभाषित करना है तो क्या होगा, अभिक्रिया वेग जब मैं लिखूंगा किसी भी रासायनिक समीकरण का तो जो अभिकारक हैं उनके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होगा। चलो देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति अथवा वेग समीकरण में प्रयुक्त अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यही चीज हम बोल रहे हैं कि अभिक्रिया वेग, ये देखो आपका अभिक्रिया वेग में प्रयुक्त अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के बराबर होता है। चलो देखते हैं हम इसका जनरल एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल से किस तरह से देखते हैं। तो हमारे पास में देखो उत्पाद आपको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि उत्पाद के लिए नहीं है ये रूल, ठीक है। तो मैंने लिखा है जो ये स्मॉल ए है ये आपका गुणांक है, ए आपका उत्पाद है, बी आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, बी आपका अभिकारक है, स्मॉल सी आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है और कैपिटल सी जो आपका है वो आपका है अभिकारक। तो मैं चलता हूं, अभिक्रिया वेग लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू द्रव्य क्रियानुपाती नियम के से जो अभिक्रिया वेग है, दूसरी चीज समानुपाती होगा, हमने पहले पढ़ा क्योंकि कोई ना कोई नियतांक लाना है तो ये समानुपाती होगा। और फिर द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अनुसार से देखा है, देखो ये जो ब्रैकेट है ये मैंने पहले भी बोला था कि ये सांद्रता या फिर सक्रिय द्रव्यमान को परिभाषित करता है, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। सक्रिय द्रव्यमान या फिर सांद्रता एक ही चीज है। तो ये जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट आपको प्रदर्शित करता है सांद्रता को या सक्रिय द्रव्यमान को। तो अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होगा, ये आपका ये ए अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान, बी अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान और सी अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। देखो इनका क्या हो रहा है, गुणनफल हो रहा है। तो मेरा जो द्रव्य क्रियानुपाती का नियम है वो परिभाषित हो रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग है, ये रहा अभिक्रिया वेग है, उसके अंदर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और पढ़ा है हमने कि अगर इसके साथ में कोई कोफिशिएंट आएगा तो यानी जो गुणांक आएगा वो उसके कहाँ जाएगा, घातांक के रूप में। तो मैंने लिखा सक्रिय द्रव्यमान ए की घातांक ए, सक्रिय द्रव्यमान बी की घातांक स्मॉल बी, सक्रिय द्रव्यमान सी की घातांक स्मॉल सी। जैसे ही मैं प्रोपोर्शनल गया समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो कोई ना कोई नियतांक आएगा, उस नियतांक को लिखा मैंने के। बाकी की डेफिनेशन आपकी या जो मैथमेटिक्स रूप है वो सेम है, इस के को बोलते हैं वेग नियतांक। तो देखो मैंने दो तरीके सीख लिए हैं वेग लिखने के। पहला तो मेरा गणितीय रूप है जो मैंने रासायनिक बल गतिकी से सीखा है कि यानी ए बी से सी प्लस डी बन रहा है, तो गणितीय रूप में किस तरह से लिखा जा सकता है। तो गणितीय रूप में इस तरह से लिखा जाता है आपका वेग। दूसरा मैंने तरीका सीख लिया है कि अगर मेरे को वेग लिखना है तो वेग लिखने का एक नियम और है, वो है द्रव्य क्रियानुपाती का नियम, ठीक है। तो चलो ये वाला तरीका तो मैंने सीख लिया है कि अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती है, तो ये वाला पार्ट में एज इट इज रखता हूं। अब देखो जो मैंने इस चैप्टर से सीखा है अभिक्रिया का वेग लिखना, वो मैंने क्या सीखा है, अगर मेरे पास में अभिकारक है और ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसका गुणांक है तो कहाँ आएगा, भाग में, और अभिकारक है तो साइन किसका आएगा, माइनस का। यानी मैं तात्क्षणिक वेग इसके लिए अगर परिभाषित करूं तो क्या लिखूंगा, माइनस का 1/a डी ओवर डी टी, ए की सांद्रता में परिवर्तन इक्वल्स टू -1/b डी ओवर डी टी, बी की सांद्रता में परिवर्तन इक्वल्स टू -1/c डी ओवर डी टी, सी की सांद्रता में परिवर्तन। देखो दो चीजें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहली चीज ये है कि ये जो चीज मैंने लिखी है ये चीज हमने इस क्लास में सीखी है, क्लास 12th में, और ये हमने सीखी है रासायनिक बल गतिकी वाले पार्ट में, कि रासायनिक बल गतिकी जो हमारा चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर के हिसाब से अभिक्रिया का वेग किस तरह से लिखा जाता है। दूसरी चीज है कि हमने क्लास 11th में सीखा था कि द्रव्य क्रियानुपाती के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो अभिक्रिया का वेग किस तरह से लिखा जा सकता है।
और जो हमको एक चीज एडिशनल परिभाषित करनी थी या जो अतिरिक्त परिभाषित करनी थी वो थी वेग नियतांक। तो वेग नियतांक के इसको बोलते हैं वेग नियतांक। देखिएगा एक बार स्टार्टिंग से, एक बार इस पार्ट को आप 2 बार देखिएगा, क्योंकि ये पार्ट आ गया आपके प्रथम कोटि की अभिक्रिया आएगी, द्वितीय कोटि जीरो ऑर्डर की या शून्य कोटि की अभिक्रिया आएगी। उसके अंदर ये जो दोनों टर्म्स है ना, कि दोनों तरह से रेट जो हमारी वेग है वो किस तरह से लिखते हैं। एक तो रासायनिक बलगति के हिसाब से वेग किस तरह से लिखा जाता है, दूसरा द्रव्य किरणोत्सर्गी के नियम से किस तरह से वेग लिखा जाता है, ये हमारा आगे आएगा। तो ये पार्ट अगर आपको मैंने 2 बार कवर कर दिया है, कोशिश की है मैंने कि सारा कवर हो जाए, फिर भी आपका रहता है तो वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देखें, ये वाला पार्ट आपका दोबारा से कवर हो जाएगा। टॉपिक है अपना वेग नियतांक की इकाई। वेग नियतांक को हमने पीछे परिभाषित कर दिया कि वेग नियतांक क्या चीज़ है। वेग नियतांक को लिखते हैं हम के से, तो हमको पढ़ना है यूनिट ऑफ के या वेग नियतांक के की इकाई, यूनिट ऑफ के। तो इसके लिए हमें एक जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र याद में रखना है कि वेग नियतांक की जो इकाई है उसको एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, सांद्रता की पावर 1 माइनस एन इंटू में समय इनवर्स। यहाँ पर जो n है आपका, n आपका प्रदर्शित करता है, जो n है वो आपका प्रदर्शित करता है कि कोटि की अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बताइए वेग नियतांक की इकाई क्या होगी, तो n की वैल्यू बनेगी आपकी 0। तो इस फॉर्मूले के अंदर वेग नियतांक की इकाई वाले फॉर्मूले में सांद्रता की पावर 1 माइनस एन, एन की जगह पे मैं पुट करूंगा 0। तो मैंने पुट किया इकाई के इसको टू सांद्रता की पावर 1 माइनस 0 इंटू में समय इनवर्स 1 माइनस 0 बना आपका 1। सांद्रता को मैंने ब्रेक करके लिखा मोल पर लीटर से, तो मोल पर लीटर इंटू में समय इनवर्स। उसके बाद में देखो लीटर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो यूनिट क्या बनेगी आपकी, मोल इंटू में लीटर इनवर्स इंटू में समय इनवर्स। याद ये रखना है कि जो न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल के अंदर अगर समय की यूनिट आपकी सेकंड दी है तो यहाँ सेकंड इनवर्स आएगा, मिनट दिए तो मिनट इनवर्स आएगा, और आवर्स यानी घंटे दिए हुए तो घंटे का इनवर्स आएगा। दूसरी चीज़ ये कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन में देके नहीं रखेगा कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, तो आपको यूनिट देखनी है। अगर ये यूनिट लिखी हुई है मोल इंटू में लीटर इनवर्स इंटू में समय इनवर्स, तो आपको देख के पता चल जाएगा कि वो जो अभिक्रिया है जिस पर न्यूमेरिकल पूछा गया है वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है। चलो प्रथम कोटि के लिए इसको ड्राइव करते हैं कि यूनिट क्या होगी, तो n की वैल्यू क्या बनेगी इसी की फॉर्मूला के अंदर 1। तो इस फॉर्मूले के अंदर n की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, सांद्रता की पावर 1 माइनस 1 इंटू में समय इनवर्स। तो क्या बनेगा आपका सांद्रता की पावर 0 इंटू में समय इनवर्स। किसी की भी पावर 0, आपका आंसर आता है आपका 1। तो इस वाले पूरे टर्म्स को हटा के लिखा जा सकता है 1 इंटू में समय इनवर्स। तो यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपसे अगर पूछा जाए कि वेग नियतांक के का मान क्या होगा, तो वेग नियतांक के का मान बनेगा आपका समय इनवर्स। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो वेग नियतांक के की इकाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे कंपटीशन में और बोर्ड के एग्जाम में 100% पूछी जाती है ये चीज़। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक के का मान बनेगा आपका मोल इंटू में लीटर इनवर्स इंटू में समय इनवर्स, और प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया का जो मान बनेगा वो बनेगा आपका समय इनवर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास में आ रहा है कोटि, कोटि वर्ड आ रहा है, तो हम अब इसको डिफाइन करेंगे कि कोटि वर्ड क्या चीज़ है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑर्डर। तो देखिए 2 चीज़ें हमारे पास में अब आएंगी आगे आने वाले क्वेश्चन में जो हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर 2 चीज़ें हमारी आएंगी। एक तो आएगी आपकी कोटि और दूसरी आएगी आपकी अणुसंख्यता। तो पहले हम डिफाइन करते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या चीज़ है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखियो कोटि क्या चीज़ है, जैसे हमने पढ़ा था अभी द्रव्य किरणवाती का नियम जो पढ़ा था, हमको जनरल ये याद रखना है कि जो रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई होती है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई होती है, उसकी जब तक हम क्रियाविधि का अध्ययन नहीं कर लेते, हर जो अभिक्रिया है वो हो सकता है कोई जो रासायनिक अभिक्रिया है वो 1 स्टेप में कंप्लीट हुई हो, कोई हो सकता है 2 पद में कंप्लीट हुई हो, कोई हो सकता है 3 पद में कंप्लीट हुई हो। तो हमको याद ये रखना है कि जो वेग, जो किसी रासायनिक समीकरण का जो वेग निर्धारक पद होगा, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो क्रियाविधि देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वो 3 स्टेप में हो रही है या 4 स्टेप में हो रही है, तो उसमें से हमको ये देखना है कि उसमें से सबसे धीमा पद कौन सा है। जो सबसे धीमा पद होगा उसमें अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान के जो घातांक है उनका योगफल आपका बनेगा अभिक्रिया की कोटि। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आगे मैं आपको एग्जाम्पल से भी बताऊंगा ये चीज़ कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी क्रियाविधि, यानी ये जो चीज़ें हैं ये प्रायोगिक वैल्यू, यानी आप
अभिक्रिया को देखकर उसकी कोटि नहीं बता सकते जब तक आपके पास में उस रासायनिक अभिक्रिया की पूरी क्रियाविधि नहीं हो। तो मेरी डेफिनेशन क्या बनेगी कि प्रयोगों द्वारा जो वैल्यू आपने प्राप्त की है, प्रयोगों द्वारा जो रासायनिक अभिक्रिया का वेग लिख रहे हो, उसमें वेग निर्धारक पद में अभिकारकों की घातांकों का जो योग बनेगा वो बनेगा आपका अभिक्रिया की कोटि। चलो देखते हैं कि परिभाषा क्या बनेगी। तो ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्रयोगों द्वारा प्राप्त किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों का योग। और कौन से पदों को घातांकों को योग करना है आपको, जो वेग निर्धारक पद है, यानी जो सबसे धीमा पद होगा आपका, सबसे जो धीमा पद होता है वो वेग निर्धारक पद होता है। सबसे धीमे पद में जो अभिकारक हैं, अभिकारक की जो सांद्रता में घातांकों का योगफल बनेगा वो बनेगी आपकी अभिक्रिया की कोटि। दूसरी चीज है आपकी अणुसंख्यता। अणुसंख्यता देखो क्या है, आपके पास में जो रासायनिक अभिक्रिया दी हुई है उसके अंदर जो अणुओं परमाणुओं या आयनों के अणुओं परमाणुओं या आयनों में भाग लेने वाले जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उनका योगफल बनेगा आपका अणुसंख्यता। यानी किसी भी अभिक्रिया को देखकर अणुसंख्यता बताई जा सकती है, किसी भी अभिक्रिया को देखकर अणुसंख्यता बताई जा सकती है, परंतु कोटि तब आप बता पाएंगे जब उसके पास आपकी रासायनिक अभिक्रिया की पूरी क्रियाविधि होगी और उसमें भी आपको पता होगा कि वेग निर्धारक पद कौन सा है। तो चलो एग्जाम्पल से देखते हैं अणुसंख्यता और कोटि को। जैसे मेरे पास में कोई एग्जाम्पल है, N2 से आपका प्रोडक्ट बन रहा है यानी उत्पाद बन रहा है, 2A से आपका उत्पाद बन रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि इसमें जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो कितना है, 2। तो इसकी अणुसंख्यता कितनी बनेगी आपकी, इसकी अणुसंख्यता बनेगी आपकी 2। इसका मतलब ये है कि अभिक्रिया को देखकर ये बताया जा सकता है कि उसकी अणुसंख्यता क्या है। कोटि आप तब बता पाओगे जब उस अभिक्रिया की क्रियाविधि आपको पता होगी। चलो दूसरा देखते हैं एग्जांपल, 2A + B से आपका उत्पाद बन रहा है। तो मैं देख रहा हूं इसका गुणांक कितना है, 2, और B वाले का गुणांक कितना है, 1, यानी 2 और 1 3। तो इसकी अणुसंख्यता कितनी बनेगी आपकी, 3। इसकी अणुसंख्यता बनेगी आपकी 3। इस वाले को ट्राई करके देखो, A का जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है वो 1 है, B का 2 है, C का 3 है। तो 3, 2, 5 और 1 6, यानी इसकी अणुसंख्यता कितनी बनेगी आपकी, 6। आगे हम देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि को किस तरह से निर्धारित किया जा सकता है। अभिक्रिया की कोटि को हम उदाहरण से समझते हैं कि अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में क्या फर्क है। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास में, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड से बन रहा है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये मेरे पास में पूर्ण अभिक्रिया है, मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया है जो लिखी हुई है, जिसमें 2N2O5 से आपका बन रहा है 4NO2 + O2। तो मैं पहली चीज़ ये सिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास में पूर्ण अभिक्रिया लिखी हुई है, इसको देख के मैं सीधा जो चीज़ बता सकता हूँ वो है मेरी अणुसंख्यता। अभिकारक की तरफ देखना है आपको, उत्पाद की तरफ नहीं देखना है। तो अभिकारक में मैंने देखा कि इसका जो गुणांक है वो गुणांक कितना है आपका, 2। यानी इसकी इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता आएगी आपकी 2। यानी अभिक्रिया को देखते ही जो एक चीज़ बताई जा सकती है वो चीज़ है आपकी अणुसंख्यता। अणुसंख्यता आएगी इसकी 2। दूसरी चीज़, अभिक्रिया की कोटि को समझने के लिए हमारे पास में पूरी की पूरी क्रियाविधि होनी चाहिए। जैसे ये अभिक्रिया है, ये जो क्रियाविधि है इस पर आपको अपने दिमाग पर जोर नहीं डालना कि ये मैंने कैसे लिखा है, ये प्रयोगों द्वारा प्राप्त की गई है। एक्सपेरिमेंट किया किसी ने, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसने लिखा कि ये जो अभिक्रिया है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला जो स्टेप है उसमें N2O5 से N2O3 + O2 बनता है, और ये जो आपका स्टेप है ये आपका स्टेप है स्लो स्टेप, सबसे मंद पद है ये। दूसरा स्टेप में N2O3 से NO + NO2 बनता है, ये फास्ट स्टेप है। तीसरे स्टेप में N2O5 + NO से बनता है आपका 4NO2 + O2, ये भी आपका फास्ट स्टेप है। आपको दिमाग पे जोर नहीं डालना है कि ये कैसे लिखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, एक्सपेरिमेंट करके लिखी हुई हैं। देखो अगर इन तीनों स्टेप को मैं कॉमन करूं, जो कॉमन है उसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। जो आपके पास कॉमन है उसको कैंसिल आउट करने के बाद में जो आपकी पूरी अभिक्रिया बनेगी वो अभिक्रिया बनेगी आपकी 2N2O5 से बनेगा आपका 4NO2 + O2। ठीक है, ये मेरे पास में पूरी अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया की कोटि के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या जरूरी है, क्रियाविधि होनी चाहिए। हमारे पास में पूरी अभिक्रिया की क्रियाविधि होनी चाहिए, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो वेग निर्धारक पद है वो हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे धीमा पद कौन सा है इसके अंदर, N2O5 से बन रहा है आपका N2O3 + O2। तो हमको ये वाला पार्ट देखना है अभिक्रिया की क्रियाविधि में। तो अभिक्रिया का वेग मंद पद पे निर्भर करेगा और समानुपाती किसके होगा, N2O5 की घात 1 के, क्योंकि ये जो वेग निर्धारक पद है इसमें इसका गुणांक कितना है, 1।
मतलब ये देखने में तो कौन सी अभिक्रिया लग रही है, मतलब आप डायरेक्ट देखोगे आपको क्रियाविधि नहीं पता होगी तो इसकी अनुसंख्यता भी 2 है और कोटि भी कितनी आएगी 2, परंतु ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया नहीं है, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और निर्धारण इसका क्रियाविधि से होगा। जो सबसे मंद पद होगा उसको आप अभिक्रिया के वेग का समानुपाती होगा, सक्रिय द्रव्यमान के गुणांकों के घातांक के योगफल के बराबर आएगा। और घातांक कितनी है इसमें, एक ही। अगर और होते हैं यहाँ पर किसी और अभिक्रिया में अगर उसकी घात 2 और आती हुई तो तृतीय कोटि की, शून्य कोटि की हो सकती थी आपकी अभिक्रिया। तो सीखने वाली चीज़ ये है कि कोई भी अभिक्रिया, पूर्ण अभिक्रिया दी हुई है तो देखकर आप अनुसंख्यता बता सकते हो। कोटि बताने के लिए आपको अभिक्रिया की क्रियाविधि पता होनी चाहिए और अभिक्रिया की क्रियाविधि में भी आपको सबसे धीमा पद पता होने करने के लिए हमें जो अभिक्रिया है उसके स्टैक्योमेट्रिक गुणांक, जो अभिकारक के स्टैक्योमेट्रिक गुणांक है उनका योगफल आपका क्या बनेगा, आपका कोटि। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उन स्टूडेंट तक ज़रूर पहुंचाएं जो फिलहाल स्कूल में क्लास प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं या ऑनलाइन क्लास नहीं ले पा रहे हैं। तो उन लोगों को हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ज़्यादा जोड़िए ताकि आपकी पढ़ाई जो है वो थोड़ी थोड़ी करके कंटिन्यूस बनी रहे और किसी बच्चे का पढ़ाई का नुकसान नहीं हो। धन्यवाद।